राधिका आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी भाभी दीप्ति माँ बनने वाली थी। उनके पेट में 4 महीने का बच्चा था। राधिका अपने भैया और भाभी की बहुत ही लाडली थी। दीप्ति ने भी राधिका को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने बहुत ही अच्छे से राधिका का ध्यान रखा और अब बारी थी राधिका की अपनी भाभी का ध्यान रखने की। एक दिन दीप्ति रसोई में काम कर रही थी और अचानक से वो बेहोश हो गई। राधिका भी वहीं पर अपनी भाभी का हाथ बटा रही थी। उसने तुरंत अपने भैया को फ़ोन किया और उनसे बोला, भैया आप हॉस्पिटल पहुँचे, मैं भाभी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। पता नहीं भाभी को क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई हैं, उन्हें होश नहीं आ रहा है। भैया आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे, हम लोग निकलते हैं। राधिका ने तुरंत अपने पापा को आवाज़ लगाई और फिर पापा की मदद से भाभी को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। राधिका को गाड़ी चलानी आती थी, इसीलिए उसने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, खुद ही अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने जब दीप्ति को देखा तो उन्होंने बताया, दीप्ति के शरीर में खून की बहुत कमी है और फिर वो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए आपको दीप्ति का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वरुण भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था, वो बहुत ही घबराया हुआ था। राधिका भी डॉक्टर से बात कर ही रही थी। उसके पापा ने उसे बताया कि बेटा बहू अब ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, उसे होश आ गया है और राधिका भी डॉक्टर से बात कर रही है। वरुण दीप्ति को देखकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने वरुण को भी सब कुछ बता दिया जो उन्होंने राधिका को बताया था। डॉक्टर ने वरुण को साफ साफ कह दिया था कि दीप्ति को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम है। दीप्ति के पास हर समय कोई न कोई रहना चाहिए, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। राधिका ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं भाभी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपने जो भी बताया है, आपकी हर बात का मैं ध्यान रखूंगी। चारों हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वरुण दीप्ति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और राधिका चाय बनाने के लिए रसोई में। दीप्ति को अस्पताल आने जाने में बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, कमजोरी भी बहुत लग रही थी, इसीलिए वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी तुरंत ही सो गई। वरुण थोड़ी देर तक दीप्ति के सर पर हाथ फेरता रहा और फिर उसके बाद वो नीचे हॉल में आ गया। हॉल में उसके पापा शेखर जी बैठे हुए थे। तब तक राधिका भी सबके लिए चाय लेकर आ गई। तीनों चाय पीते पीते आपस में बातें करने लगे। तभी वरुण ने कहा, पापा मुझे लगता है घर में अब एक काम करने वाली रख लेनी चाहिए क्योंकि दीप्ति को डॉक्टर ने पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है और राधिका अकेले घर को कैसे संभालेगी। शेखर जी बोले, बेटा जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही कर लो, जो भी हो बस दीप्ति बहू को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए बहू नहीं मेरी बेटी है, बिल्कुल राधिका की तरह। उसने अपने सारे फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाए। मेरी बेटी राधिका को उसने कभी भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार करती है। अब हमारी बारी है उसकी देखभाल करने की। वरुण ने घर पर एक बाई रख ली थी जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी। रसोई का काम तो राधिका खुद ही संभाल लेती थी और अपनी भाभी का भी ध्यान बहुत अच्छे से रख रही थी। कभी कभी दीप्ति बेड पर लेटे लेटे बोर हो जाती थी तो वो किचन में काम करने के लिए आ जाती, जिसकी वजह से राधिका ऐसे गुस्सा हो जाती जैसे वो दीप्ति की नंद नहीं बल्कि उसकी सास हो। राधिका की बातें सुनकर शेखर जी और वरुण मुस्कुराने लगते थे और राधिका को चिढ़ाने के लिए उससे कहते, राधिका तुम सासू माँ होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभा रही हो। राधिका इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी और फिर वो अपने भैया की शिकायत करने के लिए दीप्ति भाभी के पास पहुंच जाती थी। फिर दीप्ति वरुण की बहुत अच्छे से क्लास लगाती थी। ये देखकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे करके हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। शेखर जी राधिका के लिए लड़का देख रहे थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो राधिका की शादी तय कर दी, लेकिन उसकी शादी जब दीप्ति बहू को बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे।
और फिर पापा के एक दोस्त ने लड़का बताया जिसका नाम मोहित था और वो वरुण के ही ऑफिस में काम करता था। इसीलिए वरुण भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन कभी कभी होता है ना, हमें जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। राधिका की शादी तय हो जाती है। सभी लोग बहुत ही खुश थे। शेखर जी ने मोहित के परिवार वालों को साफ साफ बता दिया था कि जब तक उनकी दीप्ति बहू को बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं कर सकते। इस बात के लिए मोहित के परिवार वाले भी राजी हो गए, क्योंकि मोहित का भी घर बन रहा था। इसीलिए उन लोगों को भी थोड़ा सा समय चाहिए था। वरुण और मोहित की अब पहले से ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। वो लोग कभी कभी अब बाहर भी जाने लगे थे। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन वरुण अभी तक घर नहीं आया था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वरुण हमेशा अपने समय पर घर आ जाता था। राधिका ने दीप्ति को खाना खिला दिया था और दवाइयाँ दे दी थी, जिसकी वजह से दीप्ति को नींद आने लगी और वो सो गई। शेखर जी भी सो गए थे, लेकिन राधिका अपने वरुण भैया का इंतजार कर रही थी। लगभग 12 बजे होंगे, तभी दरवाजे पर बेल बजी। राधिका ने जाकर दरवाजा खोला तो आज वरुण भैया उसे बदले बदले नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शराब पी रखी हो। राधिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके वरुण भैया ने शराब पी है, क्योंकि जब से राधिका समझने लायक हुई है तब से उसने आज तक वरुण भैया को कभी शराब पीते हुए नहीं देखा। राधिका ने अपने वरुण भैया को हॉल में सोफे पर बिठाया और फिर किचन में चली गई उनके लिए नींबू पानी बनाने। राधिका ने वरुण को नींबू पानी पिलाया, जिसकी वजह से थोड़ी देर में उनका थोड़ा सा नशा कम हुआ और वो वहीं सोफे पर सो गया। राधिका को अब बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि अगर उसकी दीप्ति भाभी को पता चल गया कि वरुण भैया शराब पी कर आए थे तो भाभी को बहुत ही गहरा सदमा लगेगा। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और फिर अभी तो डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना भी किया है। राधिका को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवट बदल रही थी। सुबह के 5 बज गए। वो हॉल में गई और उसने वरुण को उठाया। वरुण उठ गया और फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर हॉल में आ गया। दीप्ति और शेखर जी अभी तक सो रहे थे, क्योंकि सभी लोग सुबह 6 बजे उठते थे। वरुण राधिका से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि राधिका जान गई है कि कल वो शराब पी कर आया था। राधिका ने वरुण से कहा, भैया आपको याद है ना, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था? अगर भाभी ने किसी भी बात का स्ट्रेस लिया तो भाभी और उनके होने वाले बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। फिर आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? आपने शराब को हाथ भी कैसे लगाया? जबकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भाभी को शराब पीने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नफरत करती है उन लोगों से जो शराब पीते हैं। आपको याद है ना, जब हम लोग पहली बार भाभी को देखने गए थे तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि आप कोई गलत काम तो नहीं करते, शराब तो नहीं पीते, क्योंकि इस शराब के कारण ही उन्होंने अपना एक भाई खोया था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया होता तो उन पर क्या बीतती। राधिका, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं तो मोहित के साथ बस बाहर खाना खाने गया था। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। शायद उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था या फिर मेरे खाने में कुछ ऐसा वैसा किया था। ये सुनते ही राधिका के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई कि मोहित के साथ होते हुए उसके भैया के साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया। राधिका के दिमाग में अब शक ने जन्म ले लिया था कि कहीं मोहित शराब तो नहीं पीता, वो कोई गलत काम तो नहीं करता। राधिका ने अपने भैया से साफ साफ कह दिया था, भैया आज जो हो गया सो हो गया, मैं ये बात भाभी और पापा को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार अगर गलती से भी कुछ ऐसा हुआ तो फिर पापा ही आपको समझाएंगे। और आपको कोल्ड ड्रिंक और शराब में कोई फर्क नजर नहीं आया? इतने तो बेवकूफ़ नहीं हैं आप। वरुण चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर वरुण ने दीप्ति को प्यार से जगाया। अरे वरुण, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और कल रात में कोई मीटिंग थी क्या? आप 10 बजे तक घर नहीं आए थे। हाँ दीप्ति, कल एक मीटिंग थी, इसीलिए मुझे घर आने में बहुत लेट हो गया था। राधिका दीप्ति की दवा लेकर आई थी, जो सुबह खाली पेट खानी होती है। दीप्ति ने जब राधिका को देखा तो वो समझ गई
कि राधिका आज कुछ उदास है। जरूर घर में कुछ ना कुछ हुआ है। राधिका, क्या हुआ? आज तुम सही से सोई नहीं क्या? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस पता नहीं क्यों कल रात में सही से नींद नहीं आई। इस पर दीप्ति ने राधिका की चिंता करते हुए कहा कि दिन भर तो मेरी देखभाल और घर के काम करने में दौड़ती रहती हो, तो थकान तो हो ही जाएगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे भी काम करने दिया करो। लेकिन तुम और पापा जी मानते ही नहीं हो मेरी बात। अरे भाभी, चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की और बात है, फिर तो सब ठीक ही हो ही जाएगा। लगभग 1 महीना हो गया और इस 1 महीने में वरुण ने कभी शराब नहीं पी। तो राधिका को अपने वरुण भैया पर यकीन हो गया था कि शायद गलती से उन्होंने शराब पी ली होगी उस बार। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरते चले गए और दीप्ति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। शेखर जी ने घर में अपने पोते के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें वरुण ने अपने दोस्तों और मोहित के परिवार वालों को भी बुलाया था। राधिका ने अपने भतीजे का नाम रखा था कुणाल, जो सबको बहुत ही पसंद आया था। सबने पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया। सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए और मोहित भी अपने परिवार के साथ घर वापस चला गया। सभी लोग घर में बहुत ही खुश थे और शेखर जी जब कुणाल को लेने की कोशिश करते तो उनके हाथ कांपने लगते थे, क्योंकि कुणाल बहुत ही छोटा सा था। सबसे छोटी राधिका ही थी जब शेखर जी ने उसे अपनी गोद में लिया था। उसके बाद से तो उन्होंने कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया, इसीलिए उन्हें कुणाल को लेने में बहुत डर लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके शेखर जी की आदत हो गई। आज कुणाल पूरे 1 महीने का हो गया था, इसीलिए राधिका ने उसका फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। राधिका जब घर में ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रेशन किया करती तो दीप्ति बहुत ही खुश हो जाती थी और कभी कभी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते ये सोचकर कि अब राधिका उसे छोड़कर चली जाएगी। तो राधिका उससे कहती, भाभी आप इतना परेशान मत हुआ करो, मैं कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आती जाती रहूँगी और फिर आप भी आ जाया करना। और नंद भाभी दोनों आंसू बहा लिया करती। आज फिर से 10 बज गए थे, लेकिन वरुण अभी तक घर नहीं आया था, इसीलिए राधिका को चिंता होने लगी थी और दीप्ति भी जग रही थी। वरुण 11 बजे घर वापस आया तो दीप्ति ने दरवाज़ा खोला और वरुण को नशे की हालत में देखकर वो वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गई। आज तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वरुण शराब पीकर आएगा। भाभी ने उस समय कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वरुण भी बाहर सोफे पर ही सो गया। अगले दिन सुबह शेखर जी बाहर आए तो उन्होंने देखा वरुण सोफे पर सो रहा था। उन्होंने राधिका से पूछा, वरुण यहाँ सोफे पर क्यों सो रहा है? तो राधिका ने अपने पापा को सारी बात बता दी, जिसकी वजह से शेखर जी वरुण पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और वरुण वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दीप्ति ने दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे ही वरुण कमरे के अंदर गया, दीप्ति ने पूछा, वरुण आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, उसका मुझे सीधा सीधा जवाब देना। ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी जिसकी वजह से आपको शराब पीनी पड़ी? तो वरुण ने कहा, दीप्ति ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस दोस्तों के साथ थोड़ी सी। वरुण अभी तक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। दीप्ति ने बीच में ही बोल दिया, वरुण अब ऐसे कौन से तुम्हारे दोस्त बन गए जिनके साथ तुम शराब पीने लगे? आज तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। वरुण के पास दीप्ति के प्रश्न का अब कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया और दीप्ति भी बाहर आ गई। राधिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, एकदम सही सही बताना। क्या मेरी शादी से पहले वरुण ने कभी शराब पी थी? इस पर राधिका ने कहा, भाभी भैया ने कभी शराब नहीं पी। ये कल दूसरी बार था जब वो शराब पीकर आए थे। दूसरी बार? पहली बार कब पी थी राधिका? तो राधिका ने फिर उस दिन के बारे में बताया। अब दीप्ति को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी थी। राधिका ने मोहित को फ़ोन किया, मोहित भैया 2 बार तुम्हारे साथ बाहर गए
और दोनों बार वो शराब पीकर आए। ऐसा क्या हुआ है तुम लोगों के बीच? लेकिन मोहित ने राधिका को कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए राधिका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने पापा के पास गई और उनसे कहा, पापा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो शेखर जी ने कहा, बेटा बताओ क्या हुआ? ऐसा कभी हुआ है तुमने कुछ कहा हो और मैंने तुम्हारी बात ना मानी हो? पापा, मैंने कई बार देखा है, क्योंकि भैया 2 बार मोहित के साथ गए और दोनों बार भैया शराब पीकर आए। वरुण मोहित से मिलता रहा और अक्सर शराब के नशे में घर आता रहा। अब दीप्ति अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसने राधिका से कहा, राधिका, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिनों तक जी पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे कुणाल का ध्यान रखना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। तुम उसे कभी ये मत बताना कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। हमेशा उसे अपना बेटा ही बताना। दीप्ति भाभी की बातें सुनकर राधिका रोने लगी। भाभी, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? लेकिन दीप्ति ने राधिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब वरुण ऑफिस से घर आया तो राधिका ने उसको सब कुछ बताया कि भाभी ने उससे आज क्या क्या कहा है। ये सुनकर वरुण भी थोड़ा हैरान हो गया। वरुण आजकल अक्सर ऐसा करने लगा था। वो दीप्ति और राधिका से नजरें चुराने लगा था। अचानक से रात में दीप्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचते तब तक दीप्ति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वो अपने छोटे से बच्चे कुणाल को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। वरुण ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दीप्ति के जाने से उस घर की खुशियां ही उजड़ गईं। राधिका ने किसी तरह से कुणाल को संभाल लिया था। वो 4 महीने का हो गया था। वरुण अब अक्सर शराब पीकर आने लगा और एक दिन वो ऑफिस से घर आ रहा था तो पता चला रास्ते में उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। 2 महीने के अंदर 2 मौत। शेखर जी और राधिका पूरी तरह से टूट गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब शेखर जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जल्द से जल्द वो राधिका की शादी कर देंगे। शेखर जी ने और मोहित के परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। शायद वो उस शहर को छोड़कर चला गया था। राधिका बैठी सोच रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी तो वो अपने अतीत से वर्तमान में वापस लौट आई। राधिका ने फोन उठाया। माँ, मैं अनिका से विवाह करना चाहता हूँ। कुणाल ने सिडनी से फोन पर राधिका को सूचना दी। कौन अनिका? राधिका चौंक उठी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कुणाल तो अभी 25 वर्ष का ही था। उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। राधिका के दिमाग में तो कुणाल अभी भी छोटा ही है। अब देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि विवाह करने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि लड़की भी पसंद कर ली। अपने पति आलोक की मृत्यु के बाद उसने कई कठिनाइयों को झेल कर ही उसकी परवरिश की और जब कुणाल को अपने प्रोजेक्ट के लिए सिडनी की फेलोशिप मिली तब उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ही अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा किया। वो समझती थी कि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ममता का त्याग करना ही होगा। आखिर कब तक वो उसे अपने आंचल से बांध कर रख सकती थी? अब तो उसके पंखों में भी उड़ान भरने की क्षमता आ गई थी। अब वो भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में समर्थ था। उसने अपने बेटे की पसंद को वरीयता दी और फौरन हाँ कर दिया। कुणाल को अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि वे उसकी पसंद को नापसंद नहीं करेंगी। अनिका भी सिडनी में उसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ने विवाह करने का मन बना लिया। अनिका के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राधिका ने कुणाल से अनिका की फ़ोटो भेजने को कहा तो उसे जल्द ही मिल गई। फ़ोटो देखकर वो निहाल हो गई। कितनी प्यारी बच्ची है। आत्मविश्वास से भरी हुई, होठों पर किसी को भी जीत लेने वाली हंसी। अनिका की हंसी ने राधिका के बिसरे हुए अतीत को जीवंत कर दिया। कितनी प्यारी पहचानी हुई हंसी है। तो क्या अनिका मोहित की बेटी है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। उसने फोटो पलट कर देखा तो अनिका कोठारी लिखा हुआ था।
उसका शक यकीन में बदल गया। वो अचंभित थी कि नियति ने उसे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार वो प्रतिदिन अनिका के रूप में मोहित को देखा करेगी, जो कहीं न कहीं उसके भाई भाभी का कातिल है। लेकिन वो कुणाल को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनिका कुणाल का प्यार है, जिसे छीनने का उसे कोई हक भी नहीं है। सो इस शादी को मना करने का कोई समुचित आधार भी तो नहीं था। वो बेटे को क्या कारण बताती कि अनिका के पापा ने उसको धोखा दिया था। उसका बदला अनिका से लेने का कोई औचित्य भी नहीं बनता था। आखिर उसका अपराध भी क्या था? कुणाल और अनिका एक दूसरे के लिए तड़पे, ये उसे मंजूर नहीं था। अब उसका मन उससे छलावा कर रहा था। अनिका की फोटो देखते ही लगता मानो मोहित ही सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हो। मोहित ने न जाने कब चुपके से उसके और उसके भाई के जीवन में प्रवेश किया था। ऐसे कैसे धोखा दे सकता है वो उसे? वो खुद से ही सवाल करती। मोहित के पापा बहुत ही लज्जित थे और हाथ जोड़कर राधिका के परिवार से अपने बेटे के धोखे की माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन अब इन बातों से फायदा भी क्या था? निराशा के अंधकार में वो नई राह तलाशने की कोशिश करती। वो अंधेरों में भटक कर रह जाती थी। कुणाल को राधिका ने अपने बेटे की तरह पाला, जैसा कि उसकी भाभी ने उससे कहा था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब स्त्री समझने लगी थी, क्योंकि आलोक का बेसुमार प्यार और कुणाल की किलकारियों ने वो अपने अतीत के काले अध्याय को भूल चुकी थी। आलोक ने कुणाल को कभी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इसीलिए कुणाल को कभी पता ही नहीं चला कि राधिका और आलोक उसके मम्मी पापा नहीं, बल्कि बुआ और फूफा हैं। नियति को भी देखो, वो तो राधिका पर हंस रही थी। तभी तो 2 दिनों के दिमागी बुखार से आलोक उसे अलविदा कहकर उसके जीवन से बहुत दूर चले गए और वो अपने बेटे कुणाल के साथ अकेली रह गई। परिवार के नाम पर अब उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ कुणाल के अलावा। आलोक के ऑफिस में ही उसे नौकरी मिल गई। वो अकेले ही चल पड़ी उस डगर पर जो नियति ने उसके लिए चुनी थी। उसे अपने पति और अपने भैया भाभी के हर उस सपने को पूरा करना था जो उन्होंने कुणाल के लिए देखे थे। उसे कुणाल का भविष्य संवारना था, उसे आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। कुणाल था भी बड़ा ही मेधावी, सदा अव्वल रहने वाला। पीछे पलटकर उसने कभी देखा ही नहीं और लगातार तरक्की की ओर बढ़ता गया। सिडनी में कुणाल को फेलोशिप मिल गई थी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए राधिका ने बिना नानुकुर किए उसे विदेश भेज दिया। वहाँ उसे अनिका मिली, जिससे वो विवाह करना चाहता है और जिसकी मंजूरी राधिका ने फौरन ही दे दी। उसका मन उसे भटका रहा था। यदि वास्तव में अनिका मोहित की ही बेटी हुई तो क्या वो मोहित का सामना कर सकेगी? क्योंकि उसको देखते ही उसका दिया हुआ धोखा याद आएगा। क्यों उसने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया? क्या वो कुणाल को मना कर दे इस शादी के लिए? लेकिन जब सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं था। यदि कुणाल ने इनकार का कारण पूछा, तब क्या वो अपने ही मुंह से अपने अतीत को बयां कर सकेगी, जिसने उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे? मोहित की बेटी को क्या वो दिल से स्वीकार कर सकेगी? कहीं ऐसा ना हो कि मोहित के प्रति उसके गुस्से का शिकार वो मासूम बच्ची बने। नहीं नहीं, मोहित का बदला वो अनिका से कैसे ले सकती है? वो बेटे का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी। उसने कुणाल को फ़ोन किया। हेलो कुणाल। दूसरी तरफ से कुणाल का स्वर उभरा। बेटा, तुम अनिका से वहीं शादी करके इंडिया आ जाओ। मैं यहाँ पर ग्रैंड रिसेप्शन दे दूंगी ताकि सभी रिश्तेदारों से बहू का परिचय भी हो जाए। और हाँ, अनिका के माँ पापा को विशेष निमंत्रण दे देना। कुणाल और अनिका का रिसेप्शन सचमुच बड़ा ही शानदार था। सभी नाते रिश्तेदार व सगे संबंधी इकट्ठे हुए थे। राधिका गेट पर सभी का स्वागत कर रही थी। तभी मोहित अपनी पत्नी के साथ आता दिखा। उसने हाथ जोड़कर दोनों का स्वागत किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो ऐसा प्रदर्शित कर रही थी मानो वो मोहित को पहचानती ही नहीं है। लेकिन मोहित उसे देखकर अचकचा गया और धीरे से बोला, राधिका तुम? वो मोहित की बात को अनसुना करके दूसरे मेहमानों की ओर बढ़ चली। खिसियाया हुआ मोहित उसे बार बार आते जाते देखता रहा, लेकिन वो उससे किनारा कर रही थी। मोहित को बात करने का
वो कोई मौका ही नहीं दे रही थी। कुणाल अनिका के साथ घूम फिरकर सभी मेहमानों से मिल रहा था। राधिका भी सबसे अपनी बहू का परिचय करा रही थी, साथ ही उसकी तारीफों के पुल भी बांधती जा रही थी। सभी मेहमान विदा हो गए, रह गए बस मोहित और उसकी पत्नी रिया। अब वो उनकी ओर मुखातिब हुई। कहिए कैसा लगा सारा इंतजाम आप लोगों को? अपनी ओर से तो मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही अच्छा प्रबंध था। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को बहुत ही समझदार सास मिली है। आइए हम लोग गले तो मिल ले, कहकर रिया उसके गले लग गई। राधिका ने कनखियों से मोहित को देखा। उसका चेहरा स्याह हो रहा था। शायद उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि राधिका उसे ना पहचानने का बहाना कर रही है। उसे इस बात का तो अंदाजा था कि वो नाराज है, किंतु उसे कुछ कहने का मौका तो दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसने उसके साथ जो धोखा किया उसका बदला वो अनिका से ले। वो इन्हीं विचारों में डूब उतरा रहा था। उन लोगों के रुकने की व्यवस्था राधिका ने अपने घर के गेस्ट रूम में ही की थी। रात्रि के 2 बज रहे थे। राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। वो अतीत के सागर में गोते लगा रही थी। क्यों किया मोहित ने मेरे साथ ऐसा? और इन 25 वर्षों में उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोगों का क्या हश्र हुआ भैया भाभी की मौत के बाद। हम लोग जीवित भी हैं या नहीं? मैंने तो उससे बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी और आलोक ने कुणाल को खुले दिल से अपनाया। तो फिर मेरे जीवन में एक बार आशा का संचार हुआ, लेकिन मोहित की यादें हमेशा ही तो मन में उथल पुथल मचाती रहीं। अपने अतीत को अपने सामने पाकर वो विह्वल हो रही थी। इतना गहरा रिश्ता बन गया है, कैसे निभेगा? अब तो बार बार मोहित से आमना सामना होगा, और जब जब उससे सामना होगा मुझे मेरे भैया भाभी का चेहरा याद आएगा। वो बेचैन होकर अपने घर के लॉन में टहल रही थी। तभी मोहित ने पीछे से आकर उसे चौंका दिया। आप यहाँ इस समय क्यों आए हैं? उसका स्वर कठोर था। राधिका, एक बार, बस एक बार मुझे अपना पक्ष साफ करने दो, फिर मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुमसे क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मेरी मजबूरी थी उसे मैं अपना अपराध नहीं मानता हूँ। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। राधिका ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। रुको राधिका, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरे सीने पर जो ग्लानि का बोझ है वो उतर जाएगा। राधिका ठिठक कर खड़ी हो गई। कहिए क्या कहना है? कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहित बहुत ही झिझक रहा था। देखिए, आपको जो भी कहना है जल्दी से कह दीजिए, कोई आ जाएगा तो आपकी किरकिरी हो जाएगी। राधिका ने कदम आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। तो सुनो राधिका, जिस दिन तुम अपनी दीप्ति भाभी को हॉस्पिटल दिखाने गई थी, उसके कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे भैया को पता चला कि उनको कैंसर है। वरुण ने जब मुझे बताया था तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो दीप्ति को बताकर उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था। इसीलिए ये बात वरुण ने सिर्फ मुझे बताई थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो अपनी दीप्ति, अपने छोटे से बच्चे और अपने परिवार को छोड़कर चला जाएगा। उसे 3rd स्टेज का कैंसर था, जिसका इलाज संभव नहीं था। इसीलिए वो कभी कभी शराब पीने लगा था जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता। फिर जब दीप्ति भाभी उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई तो वो और भी टूट गया। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि वरुण का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और ये शहर छोड़कर चला गया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी राधिका, मैंने उस समय तुम्हारा हाथ छोड़ दिया जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। राधिका, मैंने सब कुछ हूबहू बता दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। अनिका मेरी इकलौती बेटी है, उसे अपनी बेटी ही समझना। मेरा बदला उससे ना लेना। इतना कहकर मोहित चुप हो गया। ठीक है मोहित, जो हुआ सो हुआ। अनिका आपकी बेटी ही नहीं, अब मेरी बहू भी है। मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने मेरी ये साथ पूरी की है। अब आप अपने कमरे में सोने जाइए। रिया जी जाग जाएंगी, आपको ना पाकर परेशान हो जाएंगी। कहकर राधिका अपने कमरे की ओर मुड़ गई। मोहित भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। इस प्रकार एक बिसरी हुई कहानी का खात्मा हो गया। पर मोहित के मन में आज भी अपराध बोध था।
राधिका 25 वर्षों से जिस हल्की आंच पर सुलग रही थी, वो आज बुझ गई। राधिका ने अपनी बहू अनिका को बेटी की तरह प्यार दिया और उसे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। मोहित और रिया भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी अपनी ससुराल में खुश है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।